वीएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। क्लास स्टार्ट करूं उससे पहले मैं कुछ चीज़ें बताना चाह रही हूं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की बहुत सी वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड हैं, ठीक है। और ट्यूशन क्लासेस की वीडियोस भी, वो भी बाइलिंगुअल है, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। तो आप लोग जाकर के हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हो, चीज़ें सीख सकते हो, ठीक है। चलिए बिना देर किए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हम एनसीईआरटी की सीरीज चला रहे हैं जिसमें आज हमारा 4th क्लास है और 6th क्लास की साइंस की हम जो है चीज़ें देख रहे थे, ठीक है। जिसमें हमने फर्स्ट से लेकर के कितना आपका 4th चैप्टर हमने देख लिया। आज की क्लास में हम 5 और 6 चैप्टर देखेंगे, ठीक है। 5 चैप्टर जिसमें पदार्थों का पृथक्करण दिया गया, जो आपका 6वां चैप्टर है उसमें दिया है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो ये दोनों चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं क्या, चैप्टर 5 पदार्थों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है। ये होती क्या है, तो पदार्थों का पृथक्करण करने की ज़रूरत क्यों है, किन चीज़ों को हम पृथक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए हमारे दैनिक जीवन में बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जो मिश्रित रूप में होते हैं, यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थों का मिश्रित रूप होता है, इकट्ठा होता है। तो उसमें से बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जो मिश्रित रूप में ही हमें आवश्यकता होती है और वैसे ही हम उसका यूज़ करते हैं। लेकिन कई ऐसे मिश्रण होते हैं जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं। उसमें मतलब कोई जो पदार्थ उपस्थित है वो हानिकारक होगा या तो अनावश्यक होगा। तो हमको क्या करना होता है, उन चीज़ों को अलग अलग करना होता है और उसमें से अपने काम की चीज़ अलग करके निकालनी होती है, ठीक है। तो ये जो मिश्रण में से पदार्थ को अलग करना ही क्या कहलाता है, पृथक्करण कहलाता है। पृथक्करण की आवश्यकता क्यों होगी, तो पृथक्करण की आवश्यकता होगी शुद्धता के लिए, पदार्थ की शुद्धता के लिए, अनावश्यक चीज़ों को अलग करने के लिए, हानिकारक वस्तुओं को अलग करने के लिए और उपयोगी वस्तुओं के चयन के लिए। उसके लिए उदाहरण हम देख सकते हैं। कैसे उदाहरण आपको मिल जाएगा, जैसे चाय हम जब बनाते हैं तो उसमें चाय पत्ती डालते हैं, लेकिन चाय पत्ती तो हम नहीं खाते चाय के साथ, ठीक है ना। तो हम उसको पृथक करते हैं। तो चाय में से चाय पत्ती को अलग करना, ये पृथक्करण हुआ। चावल में से क्या है, कंकड़ पत्थर को अलग करना, ये भी पृथक्करण हुआ। जैसे हमें मक्खन और घी की ज़रूरत है तो हम दही में से मक्खन को अलग करते हैं। तो ये पृथक्करण के कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। पृथक्करण की कुछ विधियां हैं यहाँ पर, उन्हीं विधियों को हम देखने वाले हैं और उन्हीं पे बेस्ड ये क्लास है, ठीक है ना। और जो शब्द यहाँ पर आने वाले हैं वो इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से उनको समझिएगा, क्या अर्थ होता है उसका, क्या प्रक्रिया होती है, ठीक है। मान लीजिए कोई बड़ी वस्तुओं का मिश्रण है, तब तो आप आसानी से उन्हें पृथक कर सकते हैं। जैसे फलों का टोकरा, ठीक है। फलों का टोकरा है आपके पास, ठीक है, फलों का समूह, ठीक। अब क्या करेंगे, इसमें इस समूह में अब कहा जाए कि आपको अपने पसंदीदा फल चुनने हैं, ठीक है। पसंदीदा फल चुनने हैं तो आप आसानी से निकाल लोगे। क्यों, क्योंकि फलों का साइज बड़ा बड़ा है। आप आसानी से उसमें एप्पल उठा सकते हो, मैंगो उठा सकते हो, बनाना, जो भी आपको पसंद है, ठीक है। लेकिन यही वस्तुएं, यही पदार्थों का मिश्रण जब बारीक हो जाए, एकदम इतना बारीक हो जाए जिससे आप आसानी से ना निकाल सको, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, कुछ पृथक्करण की विधियों का हम यहाँ पर उपयोग करेंगे और उन्हीं विधियों को हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहली विधि है आपका क्या, हस्तचयन विधि, ठीक है। हस्तचयन विधि क्या कहलाती है, हाथ से चुनना। हाथ से चुन करके जब हम चीज़ों को पृथक करें वो हस्तचयन विधि कहलाती है। जैसे अनाज में से चावल, दाल, गेहूं, मटर, चना, इनमें से क्या करते हैं, जो मिट्टी और फिर पत्थर होते हैं, उनके बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, उनको हाथ से, या उनके छिलके वगैरह, डंठल, तो उनको हम हाथ से चुन करके बाहर निकाल देते हैं और अपने उपयोग की चीज़ इकट्ठी कर लेते हैं। तो ये क्या विधि कहलाती है, आपकी हस्तचयन विधि, ठीक है। इसके बाद दूसरा आता है थ्रेशिंग। ये विधि क्या कहलाती है, तो देखिए जैसे ही आपने क्या किया, अनाज बोया, ठीक है, खेतों में अनाज बोया, तो अब अनाज तो वहाँ पे आपको आसानी से नहीं मिलेंगे कि आप जाओगे खेतों से अनाज एकदम आसानी से मिल जाएगा, इकट्ठे करके ले आओगे। अनाज जो है बड़े बड़े पौधों में उगते हैं, ठीक है, बालियां होती हैं उनकी, और वहाँ पर अनाज के छोटे छोटे दाने जो है हर एक बालियों में आपको इकट्ठे मिलेंगी, ठीक है। तो उनको वहाँ पर तो इकट्ठा करना संभव नहीं, तो आप क्या करते हैं, उसकी कटाई करवाते हैं। कटाई करने के बाद क्या करते हैं, उनका जो है बंडल बनाते हैं और उन बड़े बड़े बंडलों को, है ना, घर पर लाते हैं, घर के आंगन में रखते हैं, कहीं पर इकट्ठा करते हैं और कुछ दिन उनको सूखने देते हैं, ठीक है। और जब वो सूख जाते हैं तो जो लकड़ी के मोटे मोटे जो क्या कहना चाहिए, लट्ठे होते हैं,
हैं, ठीक है। लकड़ी के मोटे लट्ठे से उसकी पिटाई की जाती है उसमें, और यहाँ पर जानवरों का भी प्रयोग किया जाता है कई बार, ठीक है। तो लट्ठे से उसकी पिटाई करने से क्या होगा, जो सूखे हुए डंठल हैं, ठीक है ना, पौधे का डंठल है, उसमें जो अनाज के दाने हैं, ठीक है, वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। और इसी प्रक्रिया को ही थ्रेसिंग कहते हैं। और थ्रेसिंग आजकल तो मशीन आने लगी है। आप क्या करिए, एक तरफ से अनाज के पूरे बड़े बड़े गट्ठे डालते जाइए, दूसरी तरफ से आपका अनाज और उसके जो भी डंठल वगैरह है वो छोटे छोटे टुकड़ों में उसके साथ में निकल जाएंगे, एक साथ ही हल्के, ठीक है, एक साथ आपके क्या निकल जाएंगे, अनाज और फिर डंठल बारीक होंगे। ये जान लीजिए कि अभी अनाज और छिलका जो भी है कचरा एक साथ है, थ्रेसिंग में अभी अलग नहीं हुआ है, ठीक है। तो अभी आपने क्या किया है, केवल आपने बड़े डंठलों से अनाज को अलग किया है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाई आपकी, थ्रेसिंग, ठीक। इसके बाद निष्पावन। निष्पावन क्या कहलाता है। अब देखिए, जैसे हमने थ्रेशिंग में क्या किया, अनाज को जो है डंठल में से अलग कर लिया, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े हो गए, लेकिन अभी भी कचरा जो है पूरा अनाज के साथ में ही अलग तो नहीं हुआ है। तो हम क्या करेंगे, अब उसको अलग करने के लिए एक विधि का प्रयोग करेंगे, वो है आपका निष्पावन, ठीक है। निष्पावन में क्या किया जाता है, इसमें हवा का सबसे बड़ा योगदान होता है, ठीक है। हवा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो प्राकृतिक हो या फिर आपका कृत्रिम हो, यानी आप क्रिएट कर रहे हो हवा, ठीक है। कैसे, या तो आपका नेचुरल हवा चल रहा हो, या आप पंखे का प्रयोग करिए, या हाथ से पंखा झलिए, सूप वगैरह से, कोई और वस्तु से पंखा झलिए, ठीक है। तो उसमें क्या किया जाता है, आपने देखा होगा उसमें कि अनाज को क्या करते हैं, एक सूप में लेते हैं और एकदम ऊंचाई से उसको एकदम नीचे गिराया जाता है, ठीक है, नीचे गिराया जाता है, और उसी के विपरीत दिशा में दाएं साइड या फिर बाएं साइड, एक साइड पंखा रखा जाता है, ठीक है, या फिर पंखा झला जाता है, ठीक है। और जैसे ही आप ऊपर से अनाज को नीचे गिराते हो, नीचे एक मैट बिछा दिया जाता है, उसमें अनाज जो है आपका जाकर के गिरने लगता है, और उस अनाज के साथ जो छिलके डंठल वो होते हैं, वो क्या है, थ्रेसिंग में छोटे छोटे टुकड़ों में हो चुके हैं, अब वो सूख करके हल्के भी हो चुके हैं। तो जब वो हल्के हो गए तो हवा के झोंकों से क्या होगा, वो थोड़ी दूर में जा करके इकट्ठे होंगे, वहां पे गिरेंगे, ठीक है। और अनाज भारी होता है तो वो नीचे इकट्ठा होकर गिरेगा, ठीक है। तो अनाज आपका कहाँ नीचे इकट्ठा हो रहा है और कचरा थोड़ी दूर में जाके इकट्ठा हो रहा है। इससे क्या होगा, आपको बहुत आसानी हो जाएगी अनाज और कचरे को अलग करने में, ठीक है। तो ये प्रक्रिया निष्पावन कहलाती है, ठीक है। इसके बाद अगली प्रक्रिया चालन। देखिए, ये जो प्रक्रिया हम देख रहे हैं लगभग एक दूसरे से कनेक्ट हैं, ठीक है। चाहे हाथ से चयन की बात करें, थ्रेशिंग, निष्पावन और चालन की बात करें, तो जैसे हमने गेहूं की बात किया, थ्रेशिंग में हमने कटाई की गेहूं, उसमें से हमने निष्पावन के माध्यम से गेहूं अलग कर लिया, छिलका अलग कर लिया, उसमें से जो भी और थोड़ा बहुत कचरा बच गया उसको हमने हस्त चयन के माध्यम से अलग कर लिया, कंकड़ पत्थर मिट्टी अलग कर लिए। फिर भी अगर उसमें कुछ रह जाता है, जैसे गेहूँ के छिलके वगैरह, एकदम जो बीज होता है उसका छिलका भी रह जाता है उसमें, तो हम क्या करते हैं, उसको चलनी के माध्यम से, जब भी आप क्या करते हैं, आटा लगाने बैठते हैं, तो आपको सबसे पहले आप जब गेहूं को पिसा कर लाते हैं चक्की से, तो आटा को थोड़ा सा चालते हैं, छलनी के माध्यम से आप चालते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट आप नहीं बना लेते हैं। तो आप जब चालते हैं तो देखिएगा उस छलनी में गेहूं के छिलके वगैरह थोड़े से जो रह जाते हैं, जो अवशेष है वो उसमें रह जाते हैं, वो फंस करके रह जाते हैं उस छलनी में, तो उसे हम चोकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, चोकर, ठीक है। ये कहाँ से निकलेगा, आटे को चालने पर, ठीक, चालने पर आपको चोकर मिलेगा। तो ये चोकर क्या है, हमारे काम का नहीं होता, अनावश्यक होता है, और इसको हमने किससे, चालन विधि से अलग किया। तो ये होती है आपकी पृथक्करण की कुछ विधियां, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे पदार्थ भी होते हैं जिनका मिश्रण हम पृथक नहीं कर सकते इन विधियों के माध्यम से, ठीक है। हर मिश्रण को अलग करने के लिए ये विधि हम प्रयोग नहीं कर सकते, तो उनके लिए कुछ अलग से विधियां हुई हैं, तो वो विधियां हम देख लेते हैं यहाँ पे। अगली विधि है जिनको हम एक साथ देखने वाले हैं, 3 विधियां हैं, अवसादन, निस्तारण और निस्यंदन, ठीक है। ये क्या होती हैं, ये सारी एक दूसरे से कनेक्ट है, इसलिए एक साथ देख लेते हैं। सबसे पहले हम अवसादन की बात करते हैं, इसको उदाहरण से समझिएगा। जब भी आप दाल या चावल बनाते हैं ना, उससे पहले हम क्या करते हैं, उसको पकाने से पहले पानी में अच्छी तरह से धोते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप पानी में डालेंगे इन अनाजों को, तो देखिएगा कि
जो आप अनाज को क्या करिए, हल्के हल्के हाथों से धो धो करके अलग कर लीजिए। उसके बाद जो निचला हिस्सा जो बचता है ना, उसको आप क्या करिए, परखिए और देखिए उसमें क्या परिवर्तन है। उसमें देखिएगा पानी का जो रंग है परिवर्तित हो जाएगा, मतलब जो चावल की जो भी गंदगी है, दाल का जो भी गंदगी है, मटेरियल पानी में घुल चुका है, इसलिए पानी का रंग बदल जाएगा, ठीक है। और उसके अलावा अगर कोई भारी चीज़ें हैं, भारी अनावश्यक पदार्थ जैसे रेत है, मिट्टी है, ये क्या हो जाएगा, बर्तन की एकदम तली में बैठ जाएगा। बर्तन की तली में धूल मिट्टी जो है बैठ जाएगा। वही प्रक्रिया आपकी क्या अवसादन कहलाती है, ठीक है ना। मतलब हम अनाज को या फिर जो भी आवश्यक चीज़ है उसको हम पानी में डालेंगे और हल्की होने के कारण वो ऊपर आ जाएंगी, और जो अनावश्यक चीज़ें हैं, मिट्टी रेत, वो नीचे जा करके जब तली में बैठ जाएगी, और ये प्रक्रिया अवसादन कहलाती है। इसके बाद आते हैं निस्तारण में। निस्तारण क्या होता है, तो इसके लिए भी एक उदाहरण रखते हैं। जैसे आप तालाब या नदी से कोई गंदा पानी जो है एक गिलास उठा के लाइए, कांच में रखिएगा तो आपको परख करने में ज़्यादा आसानी होगी, ठीक है। आप आधे एक घंटे के लिए उस पानी को छोड़ दीजिए। आप क्या देखने को मिलेगा, ऊपर का पानी जो है पहले तो पूरा मटमैला पानी था, अब थोड़ा जो है पानी पहले से साफ दिख रहा है, ठीक है। अभी भी थोड़ा सा गंदा है लेकिन पहले से साफ है। और जो भारी कचरे हैं यानी रेत मिट्टी है, ठीक है, वो कहाँ नीचे जा करके उस गिलास में बैठ जाता है। वो अलग से आपको दिखेगा काला भूरा रंग का, ठीक है, मटमैला रंग का, तो नीचे जाके वो बैठ जाता है। तो आप उस क्या करिए, जो पानी छना हुआ है ऊपर वाला हिस्सा, उसको दूसरे गिलास में आप अलग कर लीजिए, ठीक है, दूसरे गिलास में अलग कर लीजिए, और जो नीचे की गंदगी है उसको आप उसी में रहने दीजिए। और ये प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगा, निस्तारण, ठीक है। मतलब पानी में से आप क्या करो, आप जो आवश्यक पानी है उसको आप निकाल लो और गंदगी को अलग कर दो, तो ये आपका क्या कहलाएगा, निस्तारण, ठीक। अब आते हैं निस्यंदन में। अभी आपने जो पानी अलग किया है, एक गिलास में साफ पानी अलग लिया है और फिर जो गंदगी है उसको अलग किया है, तो जो साफ पानी है अभी भी वो उपयोग के लायक नहीं है, उसमें अभी भी कचरा मौजूद है, गंदगी अभी भी मौजूद है, कलर उसका अभी भी उतना साफ नहीं हुआ है। तो आप क्या करेंगे, उसके लिए सूती कपड़ा, कोई बारीक कपड़ा लेंगे जिसमें से आप पानी को छान सको, या आप फिल्टर पेपर लेंगे, ठीक है। तो फिल्टर पेपर या फिर आप बारीक कपड़ा लीजिए, उसमें से पानी को आप छानिए। अब आपको पहले से बेहतर साफ पानी मिलेगा आपको, ठीक है। तो अब आप उसमें से बर्तन, कपड़े वगैरह नहाने धोने के लिए उपयोग कर सकते हैं, और ये प्रक्रिया आपकी निस्यंदन कहलाती है। अगली विधि है वाष्पन। वाष्पन, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है। इसमें से आपका नमक बन के आता है। वाष्पन मतलब क्या होता है, जो तरल पदार्थ है उसका वाष्प बन करके ऊपर उठना, भाप बन करके ऊपर उठना, ठीक है ना। जैसे पानी में ये आपको देखने को मिलेगा। आप पानी बॉईल कर रहे हैं तो देखिएगा थोड़ी देर बाद पानी जो है उबलने लगेगा, और उबलने के बाद धीरे धीरे वो भाप में बदलेगा और एकदम हल्का धुंधला आपको बर्तन के ऊपर दिखाई देने लगेगा। पानी भाप के रूप में ऊपर उठ रहा होता है, और यह प्रक्रिया वाष्पन कहलाती है, ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करना, ठीक है। क्या करिए, आप समुद्र किनारे चले जाइए, एक गड्ढा खोदिए और उसमें समुद्र का पानी थोड़ा सा आप भर दीजिए। दिन भर आप वेट करिए जब तक उसका पूरा पानी सूख नहीं जाता, ठीक। तो जैसे ही पानी क्या हो जाएगा, वाष्प या भाप बन करके ऊपर उठ जाएगा, सूख जाएगा, और आपको लास्ट में क्या मिलेगा, नमक प्राप्त होगा सफ़ेद रंग का, ठीक है। और जो पानी का ऊपर उठना, इस तरह से भाप बन के ऊपर उठना, यही आपका वाष्पन कहलाता है, ठीक है। पानी का भाप बनकर ऊपर उठना, ये वाष्पन कहलाता है, ठीक है। इसी से संबंधित एक शब्द है संघनन। इसको भी हम थोड़ा समझ लेते हैं यहाँ पे, संघनन, ठीक है। तो संघनन होता क्या है, देखिए, जब हम पानी गर्म कर रहे हैं किसी बर्तन में, तो एक काम करिए, ऊपर से आप प्लेट ढक दीजिए, ठीक है, और वेट करिए थोड़ा सा, जैसे पानी आपका उबलने लगे, ठीक। पानी उबलने लगेगा तो क्या होगा, जो पानी है अब उबलने के बाद भाप में बदलेगा, तो भाप बदल करके वो क्या ऊपर की ओर उठेगा, और जैसे ऊपर उठेगा तो ऊपर ढक्कन की वजह से वो बाहर नहीं निकल पाएगा। तो क्या करेगा, उसी बर्तन यानी प्लेट की तली में जाके वो चिपक जाएगा, ठीक है। और चिपकने के बाद धीरे धीरे वो इकट्ठा होने लगेगा, और उस इकट्ठे होने की प्रक्रिया को ही संघनन कहते हैं। और वापस से वो भाप से क्या हुआ, संघनित हुआ और इकट्ठा होकर के वापस पानी बन जाएगा। जब आप ढक्कन खोलोगे ना तो देखिएगा प्लेट में से पानी की ऐसे धारें निकल रही होती हैं, पतली पतली, ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है, संघनन, ठीक है। वाष्पन से पानी भाप बन के ऊपर उठता है, ऊपर उठने के बाद वो इकट्ठा होता है, इकट्ठा होने की क्रिया को ही संघनन कहते हैं, और बाद में वापस वो पानी में परिवर्तित हो जाता है। जो हमारा बारिश होता है ना, बिल्कुल यही
चक्र होता है उसका, ठीक है, अलग कुछ भी नहीं होता। जो नदी तालाब होते हैं, समुद्र का पानी वाष्प के रूप में ऊपर उठता है। अब ये क्या होता है, जो बारिश है तो बड़े रूप में होगा, ये छोटे रूप में देखने को मिल रहा है पानी के साथ, वहाँ पे बड़े रूप में होगा। नदी तालाब का समुद्र का पानी सूख करके ऊपर उठेगा, आसमान में जाएगा, इकट्ठा होगा, संघनित होकर के बादल बनाएगा, और जब ठंडा हो जाएगा तो बारिश के रूप में वापस से ज़मीन पर गिरेगा, ठीक है। तो ये हो गई कुछ अलग सी विधियाँ। एक दो विधियाँ और जो इसमें बुक में नहीं बताई गई थी, इस चैप्टर में नहीं बताई गई हैं, तो उसको हम देख लेते हैं। जैसे चुंबकीय पृथक्करण विधि, ठीक है। तो ये प्रक्रिया आप कब अपनाएंगे, जब आपके मिश्रण में धातु यानी लोहा उपस्थित होगा, तब आप उसमें से उसको चुंबक के माध्यम से पृथक कर सकते हैं। चुंबकीय पृथक्करण विधि का आप उसमें प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। आपको मान लीजिए रेत है, रेत में लोहा मिला हुआ है, आपको लोहा अलग करना है या फिर आपको रेत अलग करना है, तो आप क्या करेंगे, चुंबक उठाएंगे, उसमें घुमाएंगे, तो जितना लोहा होगा वो चिपक करके अलग हो जाएगा, ठीक है। तो चुंबकीय पृथक्करण की विधि हम इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा आपको मिल जाएगा मंथन, मंथन, ठीक है। मंथन क्या कहलाता है, मतलब मथने की क्रिया। ये आपको मिलेगा दही में, ठीक है, दही से क्या, मक्खन निकालना, ठीक है। दही से मक्खन निकालने के लिए आप देखे होंगे माँ हमारी क्या करती है, बर्तन में दही इकट्ठा करती हैं पूरा, जिसमें से आपको मक्खन निकालना होता है, और लकड़ी का एक टुकड़ा होता है जिसमें नीचे साइड एक मोटा लकड़ी होता है जिसको हाथों से घुमाया जाता है, ठीक है, और ये मंथन कहलाती है ये प्रक्रिया। और मथने के बाद देखिएगा थोड़ी देर बाद जो उसमें उपस्थित मक्खन है वो इकट्ठा हो जाता है, जिसे हम बाद में पृथक कर लेते हैं, ठीक। तो ये हो गया आपकी मंथन की प्रक्रिया, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है आपका 5 पदार्थों का पृथक्करण, उसमें एक छोटा सा पॉइंट रह जाता है आपका क्या, संतृप्त विलयन, संतृप्त विलयन। अब ये संतृप्त विलयन क्या होता है, ठीक है। देखिए हम किसी तरल पदार्थ में, पानी की बात कर लेते हैं, पानी में कोई वस्तु हम घोलते हैं और घोलते चले जाते हैं, क्या ऐसा हो सकता है क्या हम उस पदार्थ की जितनी मात्रा हम चाहें उतनी मात्रा उसमें घोल लें, तो उसके लिए एक हम प्रयोग करते हैं। कैसा करते हैं, पानी लेते हैं एक कांच के ग्लास में, और उसमें हम क्या करें, नमक या फिर शक्कर, कोई भी चीज़ ऑप्शनल है, आप ले सकते हो, उसमें मिलाना शुरू करो। 2 चम्मच डालो, 4 चम्मच डालो, 6 डालो, 8 डालो, 10 डालो, और डालते चले जाओ, ठीक है। एक टाइम के बाद क्या होगा, आपका 8-10 चम्मच के जो है शक्कर वो पानी में घुल जाएगा, लेकिन एक टाइम के बाद जब जैसे ही इनकी मात्रा बढ़ाते जाओगे तो क्या होगा, वो शक्कर जो है ना, वो शक्कर गिलास के तली में बैठना शुरू कर देगा। पहले तो पानी के साथ मिल गया, उसके बाद तली में बैठना शुरू हो जाएगा, और जो पानी था उसको वो गाढ़ा करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो जो ग्लास का पानी है वो क्या, गाढ़ा हो जाएगा, और उसमें जैसे ही आप और शक्कर डालोगे तो उसके बाद वो घुलना बंद हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा विलयन जिसमें पदार्थ की और अधिक मात्रा ना घोली जा सके, ठीक है, क्या होगा, ऐसा विलयन जिसमें पदार्थ की और अधिक मात्रा ना घोली जा सके, उसे ही हम संतृप्त विलयन कहेंगे। क्लियर है सारी चीजें, ठीक है। चैप्टर 6 में दिया हुआ है हमारे चारों ओर के परिवर्तन, ठीक है। तो देखिए आप घर से निकलना शुरू करिए या घर में ही देखिए, बहुत सारी चीज़ों में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। और प्रकृति का नियम ही परिवर्तन है। आप जो भी चीज़ें परिवर्तित होते देख रहे हो वो नियम के अंदर है, किसके, प्रकृति के नियम के अंदर है। वो चीज़ें परिवर्तित होंगी समय के साथ, ठीक है, समय के साथ अपना रूप बदलेंगी, समय के साथ अपना आकार बदलेंगी, और समय के साथ अपने गुण बदलेंगी। ये परिवर्तन आपको देखने को सभी जगह मिलेंगे। जैसे आप खेतों में अनाज को देख रहे होते हैं, सबसे पहले छोटा पौधा होता है, छोटा पौधा बड़ा होता है, उसमें फल लगते हैं, फूल लगते हैं, पत्तियां आती हैं, उसके बाद पत्तियां अपना रंग बदलती हैं और पौधा सूखता है। पेड़ों में से पत्ते पहले हरे होते हैं, उसके बाद सूखते हैं, फिर पीले होते हैं और पेड़ों से झड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये सारे परिवर्तन क्या है, आपके आसपास हो रही परिवर्तन है। इसी को तो हम बोलेंगे हमारे चारों ओर की परिवर्तन, ठीक है। कुछ परिवर्तन ऐसे होते हैं जो पहले की वस्तु की स्थिति में या आकार में परिवर्तन ला देते हैं, ठीक है, या गुण में परिवर्तन ला देते हैं, और उनको दोबारा हम सही नहीं कर सकते हैं। जैसे हम एक गुब्बारा लेते हैं, ठीक है, छोटा सा गुब्बारा लेते हैं, उसको हम क्या करते हैं, फुलाना शुरू करते हैं, ठीक है। छोटा सा हमने गुब्बारा लिया, उसको फुला करके हम क्या करते हैं, उसको बड़ा गुब्बारा बना लेते हैं, ठीक है, बड़ा गुब्बारा बना लेते हैं। अब उसमें से वापस से आप क्या करिए, हवा निकाल दीजिए, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे, वो जो गुब्बारा है ना,
इस तरह से आपको पिचक जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले वाले गुब्बारे और बाद में हवा निकाल देने के बाद में उसके देखिए आकार और माप में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। आप खुद ही इसका प्रयोग करिएगा, देखिएगा, ठीक है ना। तो जब हम इसको फुला रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसके आकार में प्रसार हो रहा है, प्रसार, ठीक। अब इस फूले हुए गुब्बारे को जैसे ही हम हवा निकाल देंगे उसमें से, तो वो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, यानी संकुचित हो जाएगा, ठीक, संकुचित हो जाएगा। और संकुचित होकर के इसके आकार में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे कागज से हम क्या करते हैं, एक खिलौना बनाते हैं। नाव बना लीजिए, जहाज बनाइए, खेलिए थोड़ा देर और उसके बाद उसको वापस से खोलिए, क्या वो पहले जैसा पेपर हो जाएगा, एकदम प्लेन, सादा और बराबर, कहीं से कोई सिकुड़न नहीं। लेकिन अभी आपको सिकुड़न मिलेगी, ठीक है, वो पहले जैसा नहीं हो सकता। तो जहाँ से आपने कागज को जहाँ से फोल्ड किया था वहाँ पर एक निशान आ जाएगा, सिकुड़न आ जाएगा, ठीक। आटे से रोटी बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने लोई ली, आपने रोटी बनाई और रोटी देखे आप कि आकार उसका सही नहीं है, टेढ़ा मेढ़ा है, या छोटा बन गया या बहुत बड़ा बन गया। अब आप अपनी इच्छा की रोटी उसमें से बनाना चाहते हैं, तो क्या उस बनी हुई रोटी से आप वापस से लोई प्राप्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो परिवर्तन आप उसमें नहीं ला सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम क्या बोलेंगे, एक शब्द का प्रयोग करेंगे, उत्क्रमित, ठीक है ना। इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है नहीं, उत्क्रमित है जिससे रिलेटेड आपको चीज़ें देखने को मिलेगी, ठीक है ना। देखिए उत्क्रमित क्या होता है, अगर इसको अलग किया जाए तो ये कहलाएगा उल्टा क्रम, ठीक है, या वापस पहले जैसा करना, ठीक है। तो जो भी आपके आसपास की वस्तुएं हैं आप उसमें परिवर्तन ला देते हो और उससे चाहते हो कि वो पहले जैसे हो जाएं। तो क्या हर वस्तु में ये संभव है? नहीं है, ठीक है ना, हर वस्तु में ये संभव नहीं है। जैसे दूध से दही, दूध से दही, उत्क्रमित मतलब उल्टा क्रम करना है, ठीक है, वापस उसको पहले जैसा करना है। क्या दही से आप दूध बना सकते हैं? तो नहीं बना सकते। इसका मतलब ये इसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसे उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। उबले हुए अंडे से, पहले अंडे से उबला अंडा, अब बताइए इस उबले हुए अंडे से वापस आप कच्चा अंडा बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते हैं, ठीक है। ऊन से स्वेटर, ऊन से स्वेटर आप बनाते हो, अब उस स्वेटर में से आपको वापस से ऊन चाहिए, तो आप ये कर सकते हो, हाँ इसे हम कर सकते हैं। हम स्वेटर को खोल देंगे, जहाँ से उसकी बुनाई है उसको अलग कर देंगे, तो वापस से हम ऊन प्राप्त कर सकते हैं। मतलब इसको उत्क्रमित किया जा सकता है। पानी से बर्फ, पानी से बर्फ, ये हम इसे उत्क्रमित कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। बर्फ लिखना है यहाँ पे, ठीक है, बर्फ बनाएंगे और बर्फ को जैसे ही हम वापस से पिघलने के लिए छोड़ देंगे तो हमें पानी प्राप्त हो जाएगा, तो इसे हम उत्क्रमित कर सकते हैं। मोमबत्ती, मोमबत्ती को आप जलाइए, ठीक है, कैंडल को आप जलाइए और पिघलने दीजिए। जब पिघल के वो नीचे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, उसे वापस से आप क्या करिए, कोई भी गरम करिए और उसको वापस से आप शेप दे सकते हैं मोमबत्ती का, ठीक है ना। तो आप इसको भी उत्क्रमित कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका 6th चैप्टर का था, इसमें उत्क्रमित हमने समझ लिया, ठीक है। और कौन कौन से शब्द हमने देख लिए? सबसे पहले हमने प्रसार देखा, प्रसार, ठीक है। प्रसार के बाद हमने संकुचन देखा। संकुचन का मतलब होता है इकट्ठा होना या मुड़ना, ठीक है, सिकुड़ना, सिकुड़ना, इसे हम बोलते हैं संकुचन, ठीक है। बर्फ का जमना, और अगर यहाँ पे गर्म पानी की जगह भाप हो, भाप से भी हम वापस पानी प्राप्त कर सकते हैं, तो वो प्रक्रिया आपकी क्या कहलाएगी? वाष्पन, वाष्पन। मोमबत्ती को हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो वो पिघल रही है, ठीक है, यानी गल रहा है, तो हमने गलने की प्रक्रिया देखा, गलन, ठीक है। तो ये ऐसे शब्द हैं जिनके बारे में हमने आज चैप्टर 6 में सीखा, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर 5, चैप्टर 6। चैप्टर 5 में हमने पदार्थों का पृथक्करण देखा, किन पदार्थों को किस विधि से हम पृथक कर सकते हैं।